are broadly classified into two. Are broadly classified into two. तो जो भी इक्विपमेंट्स हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क में, इसको दो पार्ट में ब्रॉडली क्लासिफाई किया हुआ है. तो क्या क्लासिफिकेशन है इनकी? दे आर टर्म्ड एज स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स and termed as special equipments. The difference between the two can be referred from the name itself. जो डिफरेंस है इन दोनों में वो नाम से ही समझ में आ रहा है. तो पहला पॉइंट तो ये बोल रहा है कि जो भी हम इक्विपमेंट यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क में, इसको हमने ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है. एक को बोल दिया स्टैंडर्ड इक्विपमेंट, दूसरे को बोल दिया स्पेशल इक्विपमेंट. अगर जनरल लेवल पे इन दोनों इक्विपमेंट्स की बात करें, इफ यू टॉक इन जनरल लेवल, द डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू इक्विपमेंट्स, as the name suggests, standard equipments वो equipments होते हैं जो readily available होते हैं. So these are the equipments which are readily available, which you see in your day-to-day life also. ये equipments हैं जो आप day-to-day life में construction में observe कर सकते हो. जैसे example लो कुछ में इसका, जैसे ट्रैक्टर, जैसे डंप ट्रक्स, जैसे क्रेन, जैसे पावर शॉवल. तो ये सारे इक्विपमेंट आपको कंस्ट्रक्शन वर्क में डे टू डे लाइफ में दिखेंगे. इनका नाम क्या रखा हुआ है? स्टैंडर्ड इक्विपमेंट. जस्ट अपोजिट टू दिस, द नेक्स्ट ऑफ द इक्विपमेंट इज नोन एज स्पेशल इक्विपमेंट. अब ये वो इक्विपमेंट्स हैं जो स्पेशल पर्पस को फुलफिल करने के लिए ही यूज किए जाते हैं, इसलिए इनका नाम ही रखा हुआ है स्पेशल इक्विपमेंट. तो ये आपको नॉर्मल प्रोजेक्ट्स में, नॉर्मल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में यूज होते हुए नहीं मिलेंगे. तो अगर कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है तभी इन इक्विपमेंट्स को यूज किया जाता है. जैसे एग्जांपल टनल बोरिंग मशीन. तो मुझे टनल बनानी है, तो स्पेसिफिकली जहाँ पर टनल बनानी है उसके हिसाब से हमने इक्विपमेंट को डिजाइन कर रखा है, तो वो स्पेशल इक्विपमेंट हो गया. जैसे कैनाल ट्रेंचर, हमें कैनाल की कंस्ट्रक्शन करनी है, तो जिस मीडियम में हमें कैनाल की कंस्ट्रक्शन करनी है उस मीडियम में एक्सकवेशन करने के लिए हमने ट्रेंचर बनाया, तो उसको हमने बोल दिया स्पेशल इक्विपमेंट. तो स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स वो होते हैं जो रेडिली अवेलेबल होते हैं. स्पेशल इक्विपमेंट्स वो होते हैं जो हम अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए स्पेसिफिकली बनाते हैं, इसीलिए उनको बोला जाता है स्पेशल इक्विपमेंट. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगर स्टैंडर्ड इक्विपमेंट रेडिली अवेलेबल है, इनकी कॉस्ट क्या मिलेगी आपको? इनिशियल कम मिलेगी. स्पेशल इक्विपमेंट हम खुद ऑर्डर देके बनवाते हैं, हम उसकी डिजाइनिंग करते हैं, तो इनकी कॉस्ट कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है. तो इनिशियल कॉस्ट आपको स्टैंडर्ड इक्विपमेंट की कम मिलेगी, इनिशियल कॉस्ट स्पेशल इक्विपमेंट की आपको ज़्यादा मिलेगी. यही बात वैलिड है जब आप स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स को रीसेल करोगे, तो रीसेल वैल्यू स्टैंडर्ड इक्विपमेंट की ज़्यादा निकल के आएगी, पर रीसेल वैल्यू स्पेशल इक्विपमेंट की कम निकल के आएगी. क्यों? ये बात भी समझी जा सकती है. स्पेशल इक्विपमेंट हमने कोई एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए डिज़ाइन करवाया था. जैसे एग्जाम्पल दिया मैंने आपको टनल बोरिंग मशीन. अब टनल बोरिंग मशीन हमने एक पर्टिकुलर जगह पे टनल को एक्सकवेट कराने के लिए, बोर करने के लिए डिज़ाइन करी. अब वही टनल बोरिंग मशीन किसी दूसरी जगह पे यूज़ नहीं हो सकती. इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो रीसेल वैल्यू होगी वो कंपैरेटिवली बहुत कम होगी. तो इनिशियल कॉस्ट स्टैंडर्ड इक्विपमेंट का कम होता है और रीसेल वैल्यू स्पेशल इक्विपमेंट की कम होती है. अब क्योंकि स्टैंडर्ड इक्विपमेंट रेडिली अवेलेबल है, सिंस स्टैंडर्ड इक्विपमेंट इज रेडिली अवेलेबल, इसको ऑपरेट कराने के लिए जो ऑपरेटर है वो भी रेडिली अवेलेबल होता है. कोई स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग देने की जरूरत नहीं पड़ती उसे. पर स्पेशल इक्विपमेंट, क्योंकि स्पेशली आपने एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए डिजाइन करवाया है, तो इसको ऑपरेट कराने के लिए आपको ऑपरेटर नहीं मिलेगा, तो आपको स्पेसिफिक ट्रेनिंग देनी पड़ेगी ऑपरेटर्स को इसको ऑपरेट कराने के लिए. अगर स्टैंडर्ड इक्विपमेंट में कोई भी ब्रेक डाउन हो जाता है, जो होते हैं, आप जो भी डे टू डे लाइफ में भी इक्विपमेंट यूज कर सकते हो. सपोज एग्जांपल ये, आप अपनी गाड़ियां यूज करते हो, उसकी मेंटेनेंस कराई जाती है, उसका ब्रेक डाउन होता है, उसकी रिपेयर कराते हैं, तो स्टैंडर्ड इक्विपमेंट्स के आपको पार्ट्स आसानी से मिल जाएंगे. पर स्पेशल इक्विपमेंट में अगर कोई ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन की ड्यूरेशन कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा निकल के आएगी. तो कहने का मतलब है देयर आर एन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन स्टैंडर्ड इक्विपमेंट एंड स्पेशल इक्विपमेंट. तो जो भी इक्विपमेंट हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क में, उसको हमने ब्रॉडली दो पार्ट में क्लासिफाई कर रखा है. एक को बोल दिया स्टैंडर्ड इक्विपमेंट, दूसरे को बोल दिया स्पेशल इक्विपमेंट. तो वे जो भी पॉइंट्स बोल रहे हैं, वॉट एवर पॉइंट्स आर रेफर्ड कैन बी मेंशन्ड ऑल्सो. सो वी कैन से द इनिशियल cost of these equipments is less, of these equipments is less. Here the initial cost is more. We'll say the initial cost is comparatively more. यहाँ पे जो initial cost है वो comparatively ज़्यादा है, so initial cost is comparatively more. Next point बोल रहा है resale value of these equipment is more, of these equipment. So resale value is more, या resale value ज़्यादा होगी
यहाँ रीसेल वैल्यू कम होगी, सो रीसेल वैल्यू इज कंपैरेटिवली लेस। यहाँ पे जो रीसेल वैल्यू है वो कंपैरेटिवली कम है, तो रीसेल वैल्यू कम है, सो हियर रीसेल वैल्यू इज लेस। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, दीज आर इजीली अवेलेबल, ये आसानी से अवेलेबल होते हैं, सो दीज आर इजीली अवेलेबल, so these are easily available. They are manufactured, so these are manufactured, so these are manufactured on special orders or special requirements, special requirements, इनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है स्पेशल ऑर्डर पे या स्पेशल रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है इन केस ऑफ एनी ब्रेक डाउन, सो इन केस ऑफ एनी ब्रेक डाउन, so in case of any breakdown, so in case of any breakdown, shutdown period is less, so in case of any breakdown, shutdown period is less, shutdown period is less। shutdown period क्यों कम है उसका रीजन भी बता सकते हैं। स्पेयर पार्ट्स एंड mechanics are easily available, and mechanics are easily available, easily available। यहाँ पे in case of any breakdown, in case of any breakdown, so in case of any breakdown, shutdown period is more, यहाँ पे आपको shutdown period ज़्यादा मिलेगा, तो shutdown period is more, shutdown period is more। रीजन इज सेम, स्पेयर पार्ट अवेलेबल नहीं होते, स्पेशलाइज्ड मैकेनिक अवेलेबल नहीं होते इजीली, यहाँ पे शटडाउन पीरियड कंपैरेटिवली ज़्यादा निकल के आएगी। नेक्स्ट, इसको आप एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो, तो वी कैन से इट कैन बी इकोनॉमिकली यूज्ड, so it can be used economically, so it can be used economically in more than one project। जैसे एग्जांपल ट्रैक्टर है, in more than one project, in more than one project, तो इसको आप नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हो इकोनॉमिकली। इट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर, so it can be used only for, used only for specific projects, specific projects, so it can be used only for specific project, किसी एक specific project के लिए इसको यूज किया जा सकता है। और क्या डिफरेंसेस है, what are the differences apart from this? Next, it can be disposed of more easily, it can be disposed of more easily, it can be disposed of more easily, इसको आसानी से डिस्पोज किया जा सकता है। इट इज डिफिकल्ट टू डिस्पोज, इट इज डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ। तो एक सवाल तो आपको इसमें से मिल जाएगा कन्वेंशन के अंदर कि डिफरेंसेस बता दो इसके अंदर। सो इट कैन बी इजीली डिस्पोज्ड ऑफ। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ट्रेन्ड ऑपरेटर्स, ट्रेन्ड ऑपरेटर्स, so trained operators are easily available, trained operators are easily available, so trained operators are easily available। special training is to be given, यहाँ पे हम बोल सकते हैं special training is to be given, is to be given for its operation, for its operation, for its operation। तो कहने का मतलब है n number of differences है, n number of differences हैं special equipment में और हमारे standard equipment में। standard equipment के example, if we talk about the example of this, example of standard equipment, जैसे पावर शॉवल। अब क्या होती है पावर शॉवल, सबकी पिक्चर दिखा दूंगा मैं आपको, आई शो द पिक्चर, the picture of all these equipments। so power shovel, then backhoe, then tractor, then trucks। तो कहने का मतलब है बहुत सारे इक्विपमेंट्स हमारे पास, n number of equipments अवेलेबल। उसी तरीके से if we see the example of special equipment, example of special equipment, टनल बोरिंग मशीन, तो TBM शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ मिलता है, तो टनल बोरिंग मशीन है। सो टनल
boring machine, tunnel boring machine, then canal excavator, canal excavator, canal excavator, then belt conveyor, and so on. तो पहला पॉइंट तो ये मेंशन किया मैंने कि कौन कौन से इक्विपमेंट हमारे स्पेशल हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट हमारे स्टैंडर्ड हैं, इनमें बेसिक पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस क्या होते हैं। अब कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो इस पूरी कहानी में से, एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड अप टिल नाउ। क्लियर है यहाँ तक की स्टोरी? बढ़े आगे? चलिए, सो विल कंटिन्यू फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज, अब इसमें टेक्निकल एस्पेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक तो बस आपको डिस्पोज कर पाना, इसका मतलब है इसकी स्क्रैप वैल्यू, यू हैव टू स्क्रैप इट ऑफ। जब भी इक्विपमेंट की लाइफ पूरी हो जाती है इसकी स्क्रैपिंग कर दी जाती है। तो स्क्रैपिंग करना आसान होता है स्टैंडर्ड इक्विपमेंट का इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द स्पेशल टाइप ऑफ इक्विपमेंट। तो उसको हम बोलते हैं डिस्पोज ऑफ करना, दैट इज बीइंग टेक्निकली टर्म्ड एज डिस्पोज ऑफ। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज, अब सारी चीजें हम टेक्निकली स्टार्ट कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स ऑफ, इंजीनियरिंग फंडामेंटल्स ऑफ इक्विपमेंट्स। अब उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे जो इक्विपमेंट्स को समझने के लिए हमें चाहिए। So now I'll be talking about all the general terms which are required to understand the working of these equipments. So first of the point of reference, पहली चीज जो हमें पता होनी चाहिए is termed as rolling resistance. So first of the point of reference is termed as rolling resistance. तो ये सारे terms में use करूँगा आगे, I'll be using all these terms. अब rolling resistance मतलब क्या होता है ये? What the meaning of this? You can say it is the measure of the, you can say it is the measure of the force, it is the measure of the force that is required, measure of the force that is required to pull or roll, to pull or roll a vehicle, to pull a roll or vehicle over the surface, over the surface। इस बात को समझने के लिए लेट सपोज ये हमारा व्हीकल है, हमारे केस में कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है, इन अवर केस इट इज कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। तो कितना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा, तो कितना फोर्स हमें लगाना पड़ेगा इस व्हीकल को रोल कराने के लिए या पुल कराने के लिए ओवर अ सरफेस, इस फोर्स को हम बोलते हैं rolling resistance. This force is technically termed as rolling resistance. So it is the measure of the force which is required to, what is the measure of the force which is required to pull or roll the vehicle over the surface. इसको हम क्या बोल देंगे? Rolling resistance बोल देंगे। तो पहली term which I'll be using will be termed as rolling resistance. So let us suppose, example लेता हूँ मैं, let us suppose मुझे 1000 किलो का फोर्स लगाना पड़ रहा है 2 टन के व्हीकल को रोल कराने के लिए या पुल कराने के लिए, तो रोलिंग रेजिस्टेंस कितनी होगी? अगर मुझे 1000 किलो का फोर्स लगाना पड़ रहा है, if 1000 kg of the force is required to roll or pull the vehicle over the surface, then rolling resistance is how much? 1000 किलो का फोर्स लगाया 2 टन के व्हीकल को रोल करने के लिए या पुल करने के लिए, तो रोलिंग रेजिस्टेंस कितनी निकल के आएगी? व्हाट विल बी द रोलिंग रेजिस्टेंस? दो डाटा दिए मैंने आपको, 1000 किलो का फोर्स लगाना पड़ा 2 टन के व्हीकल को पुल करने के लिए, so what is the rolling resistance? 1000 kg of the force is required to pull 2 ton of the vehicle. व्हीकल का जो वेट है वो 2 टन का है, तो इसका मतलब रोलिंग रेजिस्टेंस कितनी हुई? इट विल बी इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय 2, विल से 500 kg पर टन। इसका मतलब 500 किलो फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है हमें 1 टन के व्हीकल को रोल करने के लिए। यहाँ से क्या जानकारी मिली? यहाँ से ये जानकारी मिली कि रोलिंग रेजिस्टेंस को रिपोर्ट कैसे किया जाता है? रोलिंग रेजिस्टेंस को रिपोर्ट किया जाता है एज केजी ऑफ द पुल रिक्वायर्ड टू, और केजी ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू रोल द व्हीकल विच इज ऑफ 1 टन। तो इसको हम रिपोर्ट कैसे करेंगे? केजी पर टन ऑफ द व्हीकल। तो ध्यान रखना है इस चीज को, दैट हाउ इट इज बीइंग रिपोर्टेड। तो वो नोट करके आगे मेंशन कर देता हूं मैं। सो इट इज रिपोर्टेड, सो इट इज रिपोर्टेड एज, तो नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है इट इज रिपोर्टेड एज
It is reported as kg of force required, kg of force required to pull or roll 1 ton weight of vehicle, 1 ton weight of vehicle। इसका मतलब रोलिंग रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी? इसका मतलब व्हाट इज द यूनिट ऑफ रोलिंग रेजिस्टेंस? यूनिट ऑफ रोलिंग रेजिस्टेंस विल बी kg पर टन। तो रोलिंग रेजिस्टेंस विल बी kg पर टन। क्लियर है चीज? चलिए यहाँ तक की बात समझ में आती है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अभी जो रोलिंग रेजिस्टेंस है बहुत सारी चीजों पर डिपेंडेंट होती है। दिस रोलिंग रेजिस्टेंस यानी कितना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा एक व्हीकल को पुल करने के लिए, इट विल डिपेंड अपॉन एन नंबर ऑफ पैरामीटर्स। कौन कौन से पैरामीटर हैं, एक एक करके उठाते हैं। पहला पैरामीटर, इट विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द सरफेस। ये डिपेंड कर जाएगा किस सरफेस के ऊपर हमारा व्हीकल मूव कर रहा है। तो इट विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द सरफेस ओवर विच द व्हीकल इज मूविंग। तो जनरल बात करते हैं, इफ यू टॉक इन जनरल, एक सॉफ्ट सरफेस है और एक हार्ड सरफेस है। जैसे एग्जांपल रिजिड पेमेंट, आपकी रोड्स, कहाँ पर रोलिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा निकल के आएगी? एक सॉफ्ट सरफेस है और एक हार्ड सरफेस है, वेयर मोर फोर्स विल बी रिक्वायर्ड टू पुल द व्हीकल इन जनरल। तो सॉफ्ट सरफेस ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ज्यादा फ्रिक्शन ऑफर करेगा, तो हमें उसको ओवरकम करने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट क्या होगी? ज्यादा होगी। तो हार्ड सरफेस के लिए रोलिंग रेजिस्टेंस कम निकल के आती है, सॉफ्ट सरफेस के लिए रोलिंग रेजिस्टेंस ज्यादा निकल के आती है। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द टायर एंड द थ्रेड्स ऑन इट। ये रोलिंग रेजिस्टेंस डिपेंड कर जाता है हमारा टायर कैसा है और उसके ऊपर थ्रेड कैसे हैं। तो आपने सारे व्हीकल्स के ऊपर थ्रेड देखे होंगे, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड द थ्रेड्स ऑन द टायर ऑफ डिफरेंट व्हीकल्स। अब कैसे थ्रेड और कैसे टायर इस रोलिंग रेजिस्टेंस को कंट्रोल करता है उसकी भी एनालिसिस कर लेते हैं। तो दो तरह के मैं टायर और थ्रेड आपको बता रहा हूँ। एक टायर जिसमें प्रेशर कम है, एक टायर जिसमें प्रेशर कम है यानी हवा कम भरी हुई है, और जो थ्रेड है वो हमारा ब्रॉड है, जो थ्रेड बनी हुई है उसके ऊपर वो ब्रॉड है। इसके अपोजिट दूसरा टायर है जिसमें प्रेशर ज्यादा है और उसके ऊपर थ्रेड नैरो है। सो नैरो थ्रेड हाई प्रेशर टायर और ब्रॉड थ्रेड लो प्रेशर टायर। क्लियर यहाँ तक की कहानी? अब हम चेक करते हैं कि इन दोनों में से कहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगा। तो हमारी हमारी ब्रॉड थ्रेड लो प्रेशर टायर है और नैरो थ्रेड हाई प्रेशर टायर है। सरफेस है हमारा हार्ड, सरफेस है हमारा हार्ड, कहां पर रोलिंग रेजिस्टेंस कम मिलेगी, where rolling resistance will come out to be less। तो अब रोड की सरफेस भी आ गई, टायर भी आ गया, टायर के अंदर प्रेशर भी आ गया और उसके ऊपर थ्रेड भी आ गया, तीन तीन चीजें। तो हार्ड सरफेस, हार्ड सरफेस के ऊपर हम किसको चला रहे हैं? हार्ड सरफेस के ऊपर हम चला रहे हैं हाई प्रेशर नैरो थ्रेड टायर और लो प्रेशर ब्रॉड थ्रेड टायर, वेयर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेशर विल कम आउट टू बी कंपैरेटिवली मोर और लेस। हाई प्रेशर नैरो थ्रेड में रोलिंग रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा कम आएगा? सरफेस हार्ड रखी हुई है मैंने, तो इसका मतलब ये हुआ नैरो थ्रेड हाई प्रेशर टायर में रोलिंग रेजिस्टेंस कम निकल के आएगी। क्यों कम निकल के आएगी? वाइट विल बी लेस। हार्ड सरफेस के ऊपर प्रेशर ज्यादा है, थ्रेड नैरो है, रोलिंग रेजिस्टेंस विल बी लेस। वाइट इज सो? रोलिंग रेजिस्टेंस कम निकल के आएगी क्योंकि कॉन्टेक्ट एरिया क्या होगा? कम होगा, बिकॉज कॉन्टेक्ट एरिया विल कम आउट टू बी लेस। अगर कॉन्टेक्ट एरिया कम होगा, इफ कॉन्टेक्ट एरिया इज लेस, इसका मतलब फ्रिक्शन जिस एरिया के ऊपर डेवलप हो रहा है वो कम होगी या ज्यादा होगी? अगर नैरो थ्रेड हाई प्रेशर टायर में कॉन्टेक्ट एरिया कम है हार्ड सरफेस के साथ, तो जिस एरिया के ऊपर फ्रिक्शन डेवलप हो रही है वो कंपैरेटिवली कम निकल के आएगी। फ्रिक्शन कम निकल के आ रही है, उसको ओवरकम करने के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी? कम होगी। इसका मतलब लो प्रेशर ब्रॉड थ्रेड टायर अगर हार्ड सरफेस के ऊपर चलाओगे रोलिंग रेजिस्टेंस ज्यादा निकल के आएगी, और अगर हाई प्रेशर नैरो थ्रेड टायर हार्ड सरफेस के ऊपर चलाओगे रोलिंग रेजिस्टेंस कम निकल के आएगी। क्लियर यहाँ तक की कहानी? मैं केस को रिवर्स कर रहा हूँ। अब सरफेस हमारा सॉफ्ट है, अभी हार्ड सरफेस की बात कर रहे थे, अब सॉफ्ट सरफेस की बात करते हैं। सॉफ्ट सरफेस के ऊपर आपने हाई प्रेशर नैरो थ्रेड टायर चलाया, दूसरे केस में ब्रॉड थ्रेड लो प्रेशर टायर चलाया, इसमें रोलिंग रेजिस्टेंस कम आएगी, वेयर रोलिंग रेजिस्टेंस विल कम आउट टू बी लेस। किस केस में रोलिंग रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली कम मिलेगी? अब जस्ट उल्टा होगा, अगर आपने सॉफ्ट सरफेस के ऊपर हाई प्रेशर नैरो थ्रेड टायर चलाया, इट विल सिंक इनटू द सरफेस, वो सिंक कर जाएगा सरफेस के अंदर, क्योंकि सरफेस कैसी है इस बार? सॉफ्ट है। कहने का मतलब है टायर धंस जाएगा उसके अंदर। इसको आपने ऑब्जर्व भी कर रखा होगा, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दिस। कई बार आपने अपनी गाड़ी चलाई होगी सैंड के ऊपर, कई बार आपने गाड़ी चलाई होगी सैंड के ऊपर, तो रूरल एरियाज,
तो सैंड में गाड़ी चलाई, डेजर्ट में गाड़ी चलाई, रोलिंग रेजिस्टेंस क्या निकल के आएगी? व्हाट अबाउट रोलिंग रेजिस्टेंस? इट विल कम आउट टू बी मोर। इसको ओवरकम करने का भी एक सॉल्यूशन बताया जाता है आपको। क्या सॉल्यूशन बताया जाता है? तो अगर सरफेस हमारी सॉफ्ट हो जाती है, सरफेस सॉफ्ट हो जाती है, जैसे सैंड आ गई, टायर में से हवा निकाल दो। हम टायर में से हवा निकाल देते हैं, जैसे ही टायर में से हवा निकाल देते हो, फर्क क्या पड़ता है? लो प्रेशर टायर यूज करते हैं, इसका मतलब एयर को रिलीज करा देते हैं। इससे फर्क क्या पड़ता है? उसके सिंक होने की टेंडेंसी क्या कर जाती है? उसके सिंक होने की टेंडेंसी कम हो जाती है। सिंक होने की टेंडेंसी कम हो जाती है, जो कॉन्टैक्ट एरिया है बढ़ जाता है। कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ जाता है, इसका मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा मिलती है उसे। इसका मतलब रोलिंग रेजिस्टेंस कंपैरेटिवली क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसका मतलब कैसा सरफेस है, कैसा टायर है, टायर में प्रेशर कितना है, थ्रेड कैसी है, ये सारी चीजें मिलके किसको डिसाइड करते हैं? रोलिंग रेजिस्टेंस को डिसाइड करते हैं। इट विल डिसाइड रोलिंग रेजिस्टेंस। इट विल डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ कॉम्पैक्शन विच इज बीइंग कैरिड आउट। ये डिपेंड करेगा आपने अपने सरफेस को कितना कॉम्पैक्ट कर रखा है। तो अगर कॉम्पैक्शन हमारे ओएमसी तक हो रखी है, कॉम्पैक्शन हमारे ओएमसी तक हो रखी है, कहने का मतलब सफिशिएंट वाटर कंटेंट है, आपने सूटेबल मेथड यूज कर रखा है सरफेस को कॉम्पैक्ट करने का, रोलिंग रेजिस्टेंस ज्यादा निकल के आएगी, कम निकल के आएगी? If our medium is sufficiently compacted up to OMC, what about the rolling resistance? It will come out to be comparatively less. अब इतने सारे फैक्टर बताए हैं, there are n number of factors which governs this rolling resistance. कोई सा भी पॉइंट रिपीट करना हो अभी तक की कहानी में? Any of the point to be referred up till now? क्लियर है यहाँ तक? तो मेंशन कर सकते हो ये सारे पॉइंट्स। So all these points can be referred कि रोलिंग रेजिस्टेंस किस किस चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। So rolling resistance, we can say rolling resistance depends upon following factors। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं? सॉफ्ट सॉइल क्या लिया था? सॉफ्ट सॉइल का लिया रिपीट्स। सॉफ्ट सॉइल के लिए रिपीट। सॉफ्ट सॉइल में अगर आपने लो प्रेशर ब्रॉड थ्रेड टायर यूज किया तो रोलिंग रेजिस्टेंस कम निकल के आएगी। अगर हमने हाई प्रेशर नैरो थ्रेड टायर यूज किया तो रोलिंग रेजिस्टेंस ज्यादा निकल के आएगी, क्योंकि इस केस में हाई प्रेशर नैरो थ्रेड टायर सॉफ्ट सॉइल में सिंक कर जाता है, तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, ज्यादा फोर्स देना पड़ता है व्हीकल को पुल करने के लिए, तो रोलिंग रेजिस्टेंस ज्यादा निकल के आती है। इट कम्स आउट टू बी कंपैरेटिवली मोर। सो रोलिंग रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? पहला फैक्टर टाइप ऑफ सरफेस। सो डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ सरफेस। it depends upon type of thread on tire। it depends upon pressure in tire। it depends upon pressure in tire। so it depends upon pressure in tire। तो प्रेशर पे डिपेंड कर जाएगा। it depends upon the condition of the surface। it depends upon the condition of surface over which vehicle is moved, over which vehicle is rolled or pulled, vehicle is rolled or pulled। तो ये सारे फैक्टर मिलके गवर्न करेंगे रोलिंग रेजिस्टेंस को। ऑल दीज फैक्टर्स विल कलेक्टिवली गवर्न दी रोलिंग रेजिस्टेंस। तो जो पॉइंट मेंशन किए हैं उसको यहाँ पे एनालाइज किया जा सकता है। तो हम बोल सकते हैं a narrow thread, so a narrow thread high pressure, a narrow thread high pressure tire, a narrow thread high pressure tire, a narrow thread high pressure tire gives lower rolling resistance, than broad thread low pressure tire on hard surface due to low contact area। तो पहला पॉइंट तो ये मेंशन किया था, दिस वाज द फर्स्ट पॉइंट बीइंग मेंशनड हियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या मेंशन किया था? नेक्स्ट पॉइंट मेंशन किया था a narrow thread high pressure tire gives a narrow thread high pressure tire gives higher rolling resistance
gives higher rolling resistance, then broad thread, low pressure टायर ऑन हार्ड सरफेस की जगह सॉफ्ट सरफेस हो जाएगा. टायर ऑन सॉफ्ट सरफेस, टायर ऑन सॉफ्ट सरफेस, as it tends to sink in it, तो दोनों पॉइंट मेंशन कर दिए यहाँ पे कि कहाँ पे आपको रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगी, कहाँ पे आपको रेजिस्टेंस कम मिलेगी. अब कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो उस पूरी कहानी में से. एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस इंटायर स्टोरी. तो पहली टर्म जो हम यूज करेंगे हमारे इक्विपमेंट्स के लिए, इट इज टर्म्ड एज रोलिंग रेजिस्टेंस. इसको टेक्निकली रोलिंग रेजिस्टेंस बोला जाता है. क्लियर है? रोलिंग रेजिस्टेंस को निकालने के लिए आपको ध्यान रखना है, यू हैव टू यूज द टोटल वेट ऑफ द व्हीकल. तो ग्रॉस वेट ऑफ द व्हीकल यूज करते हैं हम रोलिंग रेजिस्टेंस को रिपोर्ट करने के लिए. तो यहाँ पे जो आपने वेट लिखा हुआ है टन, ये उसका टोटल वेट है. इसको मैं नोट करके आगे मेंशन करा दूंगा. आई विल मेंशन दिस पॉइंट. चलिए आगे बढ़ते हैं. रेफर द नेक्स्ट पॉइंट. Next point that should be known to us. So second term that should be known to us is termed as grade resistance. So next point that should be referred is termed as grade resistance. Grade का मतलब होता है slope. अब क्या मतलब है grade resistance? We can say it is a measure. It is a measure of force. So it is a measure of force that must be overcome. That must be overcome. That must be overcome to move a vehicle. To move a vehicle. To move a vehicle on unfavorable grade. On unfavorable grade. Grade का मतलब है slope. इसका मतलब है uphill. तो कहने का मतलब है जब आप किसी भी व्हीकल को मूव कराओगे अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड स्लोप में, मुझे ओवरकम करना पड़ेगा किसको? इट्स द मेजर ऑफ द फोर्स दैट मस्ट बी ओवरकम in order to move the vehicle on unfavorable grade और unfavorable slope और up slope. तो जब आप व्हीकल को किसी भी अपवर्ड डायरेक्शन में स्लोप के अंदर मूव कराओगे, आपको ओवरकम करना पड़ेगा किसको? उसके खुद के वेट को. तो कहने का मतलब है जब भी व्हीकल को मूव कराया जाएगा अपहिल डायरेक्शन में, व्हीकल के वेट का एक कंपोनेंट उसको पुल करेगा नीचे, और उसको ओवरकम करने के लिए जो फोर्स आप अप्लाई करोगे इसको हम बोल देते हैं ग्रेड रेजिस्टेंस. इस बात को समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं. ये हमारी अपग्रेड है या अपहिल है. ग्रेड का मतलब होता है स्लोप. लेट अस सपोज दिस इज द स्लोप व्हिच इज बीइंग शोन टू यू. ये स्लोप है जिसके ऊपर आपको व्हीकल को मूव कराना है. दिस इज द स्लोप ओवर व्हिच व्हीकल इज टू बी मूव्ड. व्हीकल भी बना के दिखा देता हूँ यहाँ पे. व्हीकल बनाने के लिए स्ट्रेट लाइन लेनी पड़ेगी इस बार. सो दिस इज द व्हीकल अंडर कंसीडरेशन. ये हमारा व्हीकल है जिसको आपको मूव कराना है अनफेवरेबल ग्रेड पे. अनफेवरेबल ग्रेड का मतलब है अपहिल डायरेक्शन के अंदर. इफ यू टॉक अबाउट द वेट ऑफ द व्हीकल, वेट कौन सी डायरेक्शन में लगेगा इसका? वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा. इसके वेट का एक कंपोनेंट क्या करेगा इसको? इसके वेट का एक कंपोनेंट इसको पुल कर रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में. कौन सा कंपोनेंट है? Which component of the weight of the vehicle will not permit the vehicle to move in the upward direction? It will be equal to what? W sin theta. So it will be equal to W sin theta. तो जो फोर्स आपको लगाना पड़ रहा है किसको ओवरकम करने के लिए? जो फोर्स आपको लगाना पड़ रहा है किसको ओवरकम करने के लिए? जो फोर्स मुझे लगाना पड़ रहा है इस W sin थीटा को ओवरकम करने के लिए, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेड रेजिस्टेंस बोलते हैं. दिस इज नोन एज ग्रेड रेजिस्टेंस. इसमें क्या इंक्लूडेड नहीं है? व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड हियर? ये रोलिंग रेजिस्टेंस नहीं है. रोलिंग रेजिस्टेंस का मतलब था जो फोर्स आपको लगाना पड़ रहा है व्हीकल को हॉरिजॉन्टल सरफेस पे चलाने के लिए, तो वो तो अभी भी होगा. उतना फोर्स तो आपको लगाना ही पड़ेगा. कहने का मतलब फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए तो फोर्स लगाना ही लगाना है. पर ये जो एडिशनल फोर्स लगाया आपने किसको ओवरकम करने के लिए? वेट के एक कंपोनेंट को ओवरकम करने के लिए. इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेड रेजिस्टेंस बोलते हैं. दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज ग्रेड रेजिस्टेंस. क्लियर है चीज? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी? एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन नाउ? तो इसको मैंने बोल दिया ग्रेड रेजिस्टेंस. पीछे मैंने रोलिंग रेजिस्टेंस लिखा था, यहाँ पे मैंने ग्रेड रेजिस्टेंस बोल दिया. क्लियर है यहाँ तक की कहानी? इसके जस्ट अपोजिट अभी व्हीकल कहाँ मूव कर रहा है? प्रेजेंटली द व्हीकल इज मूविंग इन विच डायरेक्शन? इन द अपवर्ड डायरेक्शन. यही व्हीकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लग जाए, अगर यही व्हीकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लग जाए, ये W sin थीटा क्या करेगा?
अगर यही व्हीकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लग जाए, इट इज मूविंग इन द अपहिल डायरेक्शन, ये अभी मूव कर रहा है अपहिल डायरेक्शन में, ये डाउनहिल डायरेक्शन में मूव करने लग जाए, डब्ल्यू साइन थीटा क्या करेगा, हमारी हेल्प करेगा व्हीकल को मूव कराने के लिए, तो इसको हम बोल देंगे ग्रेड असिस्टेंस। तो वो फोर्स जो हमारी हेल्प करे व्हीकल को मूव कराने के लिए फेवरेबल ग्रेड पे, इसको हम क्या बोलने लग जाएंगे, ग्रेड असिस्टेंस बोलने लग जाएंगे। तो वो हमारी नेक्स्ट टर्म बन गई, सो दैट कैन बी रेफर्ड सेपरेटली, तो उसको हम सेपरेटली बोल देते हैं। So we can say grade resistance का just opposite है grade assistance. So we'll say grade assistance. Grade assistance is a measure of, grade resistance भी measure था, ये भी measure है, measure of force, measure of force that assist the vehicle, that assist the vehicle movement, that assist the vehicle movement on favorable grade, on favorable grade. favorable grade का मतलब क्या है, favorable slope का मतलब है downhill, इट मीन्स डाउनहिल। तो अगर हमारा व्हीकल मूव कर रहा है डाउनहिल डायरेक्शन में, इफ अवर व्हीकल इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, लेट सपोज ये थीटा है, अब हमारी व्हीकल मूव कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दिस इज द व्हीकल अंडर कंसिडरेशन, ये व्हीकल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, सो दिस इज द व्हीकल अंडर कंसिडरेशन विच इज मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब इसके वेट का एक कॉम्पोनेंट इसको मूव कराएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वेट के उस कॉम्पोनेंट को हम बोल देंगे, दैट कॉम्पोनेंट ऑफ द वेट विल बी टर्म्ड एज ग्रेड असिस्टेंस। तो अब ये मूव कर रहा है डाउनहिल डायरेक्शन में, नाउ इट इज मूविंग इन द डाउनहिल डायरेक्शन, वेट दिखाया था आपको व्हाइट कलर से, दिस इज द वेट, इसके वेट का एक कंपोनेंट है डब्ल्यू साइन थीटा, तो वेट का एक कंपोनेंट है डब्ल्यू साइन थीटा, दिस इज डब्ल्यू, फिर यही किसके बराबर है, दिस इज ओनली इक्वल टू व्हाट, दिस इज ओनली इक्वल टू ग्रेड असिस्टेंस, ग्रेड असिस्टेंस है हमारी। तो ग्रेड रेजिस्टेंस हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, ग्रेड रेजिस्टेंस ये फोर्स हमारी हेल्प कर रहा है व्हीकल को मूव कराने के लिए। फिर से ध्यान रखना है, ग्रेड रेजिस्टेंस और ग्रेड असिस्टेंस निकालने के लिए आपको व्हीकल का टोटल वेट लेना है, यू हैव टू कंसीडर द टोटल वेट ऑफ द व्हीकल इन ऑर्डर टू एनालाइज रोलिंग रेजिस्टेंस, ग्रेड रेजिस्टेंस एंड ग्रेड असिस्टेंस। इसको नोट करके मेंशन कर लेता हूँ मैं, आई एम रेफरिंग दिस पॉइंट इन द फॉर्म ऑफ अ नोट। तो नोट क्या बोल रहा है, इन ऑर्डर टू एनालाइज, in order to analyze rolling resistance, in order to analyze rolling resistance, grade resistance, grade resistance and assistance, total weight of the vehicle is to be considered, total or gross weight of the vehicle is to be considered, is to be considered। तो आपको टोटल वेट या ग्रॉस वेट कंसीडर करना है व्हीकल का, ये क्यों मेंशन करा है ये आगे समझ में आ जाएगा, यू विल गेट दिस पॉइंट इन ड्यू कोर्स। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ग्रेड रेजिस्टेंस और ग्रेड रेजिस्टेंस की वैल्यू डायरेक्टली नोन है हमें, तो वो मैं नेक्स्ट नोट पे मेंशन कर देता हूँ। ग्रेड रेजिस्टेंस और ग्रेड असिस्टेंस is taken to be 10 kg per ton per 1% of slope, तो स्टैंडर्ड वैल्यू है। You can take the value of grade resistance or grade assistance as 10 kg per ton per 1% of the slope. Slope को जनरली परसेंटेज के फॉर्म में रिपोर्ट किया जाता है, स्लोप इज जनरली रिपोर्टेड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो अगर मैं बोल रहा हूँ स्लोप 1% है, क्या मतलब है इस बात का, if I say slope is 1%, what is the meaning of this? So third point, here slope is represented in terms of percentage, here slope is represented in terms of percentage, so if I say for example slope is let us suppose 15%, slope 15% है, इसका मतलब क्या है, अगर स्लोप 15% है इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैं बोला स्लोप 15% है इसका मतलब क्या हुआ, मैंने डायरेक्टली आपको टेन थीटा की वैल्यू बता दी है, डायरेक्टली आई हैव गिवन टेन थीटा, तो 15 वर्टिकल इज टू 100 हॉरिजॉन्टल, तो टेन थीटा क्या होगा हमारा, तो टेन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, ये हमारे स्लोप की वैल्यू है। क्लियर है चीज।
So grade resistance is equal to grade assistance for a vehicle. Grade resistance will be equal to grade assistance for a vehicle. हाँ magnitude same होगा पर direction थोड़ी same है. When you are saying both are equal in magnitude, so grade resistance will be equal to grade assistance in terms of magnitude, but the nature will be just opposite of this. Nature just उल्टा निकल के आएगा. क्लियर है यहाँ तक की कहानी. अब ये वैल्यू कैसे निकल गया इसको भी समझ सकते हो. हाउ कम द वैल्यू इज 10 kg पर टन पर 1% ऑफ द स्लोप. इसको भी रेफर कर सकते हैं. कैसे रेफर कर सकते हैं? अगर इसको प्रूव करना है हमें, वी हैव टू प्रूव दिस. तो ग्रेड रेजिस्टेंस और ग्रेड असिस्टेंस किसके बराबर है? ग्रेड रेजिस्टेंस और ग्रेड असिस्टेंस किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा. तो दोनों का मैग्नीट्यूड डब्ल्यू साइन थीटा है और नेचर क्या है? जस्ट अपोजिट है. नेचर इज जस्ट अपोजिट ऑफ दिस. So it is equal to W sin theta. We are also known to the fact if theta is small, अगर theta की वैल्यू छोटी होती है, we can say theta is approximately equals to sin theta is approximately equals to tan theta. Theta हमारी approximately sin theta है, theta ही क्या हमारी tan theta है. इसका मतलब grade resistance और grade assistance is equal to what? W tan theta. Slope को हम कैसे बताते हैं? How do we report the slope? How do we report the slope? In terms of percentage. So let tan theta is 1%. Tan theta is 1%. Tan theta 1%. यानी slope 1% है. तो इसका अंदर grade resistance कितना हो जाएगा? So grade resistance और grade assistance will be equal to what? It will be equal to what? W into 1 by 100. So W into 1 by 100. W का unit क्या है? W की unit क्या है? What is the unit of W? What is the unit of W? W is the weight of the vehicle. अभी बताया पीछे न्यूटन कहाँ से आ गया? टन्स में है. अभी पीछे इसका एग्जांपल भी लिया था. केजी टन हो गया. वेट है व्हीकल का टन्स पे रिपोर्ट किया जाता है. या W is the weight of the vehicle in ton. So W is weight of vehicle in ton. So weight of vehicle in tons. हम कौन सी यूनिट अडॉप्ट करते हैं किसी भी पैरामीटर को बताने के लिए? ये भी डिस्कस किया हुआ है बहुत बार. हम कौन सी यूनिट अडॉप्ट करते हैं किसी भी पैरामीटर को बताने के लिए जिससे वैल्यू रीडेबल फॉर्म में निकल के आ जाए. क्योंकि व्हीकल का वेट बहुत ज्यादा होता है इसलिए रिपोर्ट किया जाता है किसके फॉर्म में? टन के फॉर्म में रिपोर्ट किया जाता है. तो ये हमारी ग्रेड रेजिस्टेंस और ग्रेड असिस्टेंस की वैल्यू निकल के आ गई. अभी W है टन के अंदर. अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है केजी के अंदर, एक टन में कितने केजी? अगर ये W टन है इट मींस हाउ मेनी केजी? सो 1000 W. अभी वैल्यू किसके अंदर आ गई है? अभी वैल्यू किस में आ गई है? अभी आ गई केजी में. जरा इसके यूनिट बताना कितनी है? व्हाट द यूनिट ऑफ दिस? इसका यूनिट क्या है? ग्रेड रेजिस्टेंस और ग्रेड असिस्टेंस का. इसकी यूनिट क्या है अभी? इसकी यूनिट टन्स ही है. सो इट्स यूनिट इज टन्स. जैसे मैंने स्लोप की वैल्यू 1% ली, अब इसकी यूनिट क्या हो गई है? नाउ द यूनिट इज व्हाट? टन पर 1% ऑफ स्लोप. तो मैंने बोल दिया ये 1% स्लोप के लिए है. मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया केजी के अंदर. आई हैव कन्वर्टेड दिस इन टर्म्स ऑफ केजी. तो डिवाइड बाय 100 भी चल रहा है. सो डिवाइड बाय 100 भी चल रहा है. सो इट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच? 10 W. इट इज कमिंग आउट टू बी 10 W. अब इसकी यूनिट क्या है? अब इसकी यूनिट क्या है? नाउ इट्स यूनिट इज व्हाट? अब इसकी यूनिट है केजी पर 1% ऑफ द स्लोप. सो केजी पर 1% ऑफ स्लोप. लेट सपोज व्हीकल का वेट 1 टन है. लेट सपोज व्हीकल का वेट 1 टन है. सो लेट वेट ऑफ व्हीकल बी 1 टन. तो किसकी वैल्यू दे दी आपको मैंने? W की वैल्यू दे दी. सो W की वैल्यू दे दी आपको. सो W इज इक्वल टू 1 टन. अब कितनी आ रही है ग्रेड रेजिस्टेंस और ग्रेड असिस्टेंस? अगर W की वैल्यू 1 है तो ग्रेड रेजिस्टेंस और ग्रेड असिस्टेंस कितना निकल के आया? व्हाट द वैल्यू कमिंग आउट? This value comes out to be 10 kg unit per ton per 1% of slope. ये मैंने आपको डायरेक्टली पीछे लिख के बता दिया था. This was being written directly. So per 1% of the slope. So per 1% of the slope. ये इसकी यूनिट है. So it comes out to be 10 kg per ton per 1% of the slope. Significance क्या है इस पूरी कहानी का? What is significance of this entire story? इसका मतलब ये है कि अगर आपको 1 टन का व्हीकल 1% स्लोप पे ऊपर लेके जाना है या नीचे लेके आना है, आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा या कितना फोर्स मिलेगा?
आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा या कितना फोर्स मिलेगा, 10 किलो का फोर्स लगाना पड़ेगा या 10 किलो का फोर्स मिल जाएगा आपको। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। बाकी कैसे स्टैंडर्ड वैल्यू आई है वो कैलकुलेट करके दिखा दिया, दैट इज बीइंग कैलकुलेटेड। इसको समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल लिया, इफ 20 ton of vehicle, so if 20 ton of vehicle, so if 20 ton of vehicle is to be moved uphill, is to be moved uphill at 5% slope, what will be the grade resistance? What will be the grade resistance? What will be the grade resistance? अब मुझे 20 टन के व्हीकल को 5% स्लोप पे ऊपर लेके जाना है, तो मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। अब वो डायरेक्टली कैलकुलेट किया जा सकता है। कैसे? अगर 1 टन का व्हीकल है तो कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट है। अगर 1 टन का व्हीकल है कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट है, 10 किलो फोर्स की रिक्वायरमेंट है 1% स्लोप के लिए। हमारे कितने टन का व्हीकल है, हमारे यहाँ 20 टन का व्हीकल है, तो कितने फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, मल्टीप्लाई कर दो 20 से। इसका मतलब क्या हुआ, 200 किलो की रिक्वायरमेंट होगी, पर कितने परसेंट स्लोप के लिए, 1% स्लोप के लिए। हमारी स्लोप कितनी है यहाँ पे, हमारी स्लोप है 5%। तो अगर 1% स्लोप के लिए आपको वैल्यू पता है फोर्स की, तो 5% स्लोप के लिए भी निकाल लो। तो हम बोलेंगे ग्रेड रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू व्हाट, ग्रेड रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू 10 into 20 into 5। तो 10 into 20 into 5 कमिंग आउट टू बी हाउ मच, कितनी वैल्यू निकल के आ रही है। सो इट कम्स आउट टू बी 1000 kg। तो ये 1000 किलो निकल के आ गया। डायरेक्टली आप रिपोर्ट कर दो, विल रिपोर्ट इट डायरेक्टली। कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से। तो 1000 किलो फोर्स लगाना पड़ेगा व्हीकल को अपहिल मूव कराने के लिए। यही अगर हमारा व्हीकल डाउन हिल आ रहा होता, यही हमारा व्हीकल डाउन हिल आ रहा होता, फायदा मिलता, आपको 1000 किलो का फोर्स वैसे ही मिल जाता। यानी आपको 1000 किलो का फोर्स क्या करना पड़ता, कम लगाना पड़ता व्हीकल को मूव कराने के लिए। 1000 kg of the force that we would have applied over the vehicle would be comparatively reduced। इसको हम बोल देंगे ग्रेड रेजिस्टेंस। इसको टेक्निकली ग्रेड रेजिस्टेंस बोला जाता है। कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो पूरी कहानी में से, एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस। क्लियर है? चलिए, तो ग्रेड रेजिस्टेंस, ग्रेड रेजिस्टेंस, ग्रेड रेजिस्टेंस हो गया। सो टोटल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू व्हाट। तो नोट, फोर्थ नोट, तुम्हारा टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा फिर। सो टोटल रेजिस्टेंस इफ आई हैव टू कैलकुलेट विल बी इक्वल टू व्हाट, रोलिंग रेजिस्टेंस प्लस माइनस ग्रेड रेजिस्टेंस और ग्रेड रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू रोलिंग रेजिस्टेंस प्लस माइनस ग्रेड रेजिस्टेंस और ग्रेड रेजिस्टेंस। तो उसमें से कोई से भी वैल्यू यूज कर सकते हो आप, एनी ऑफ द वैल्यू कैन बी यूज्ड फ्रॉम दिस। इस बात को समझने के लिए एग्जांपल ले लो। टू एनालाइज दिस पॉइंट टेक एन एग्जांपल। सो इफ यू टेक एन एग्जांपल, अप्लाई करके बताओ इसको। सो प्रॉब्लम बोल रहा है 4 व्हील ट्रैक्टर, a 4 wheel tractor whose operating weight, a 4 wheel tractor whose operating weight is 15,000 kg is pulled along a haul road, is pulled along a haul road having slope of 4% at a uniform speed, the tension in tow cable, the tension in tow cable is 12,000 kg. The tension in tow cable is 1200 kg. What is the rolling resistance? What is the rolling resistance? What is the rolling resistance of the haul road? What is the rolling resistance of the haul road? ये आपका ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा आपको। So what is the rolling resistance of the haul road? कैलकुलेट करके बताइए कितनी आ रही वैल्यू। What is the value coming out? Simplify and calculate। देखो क्या वैल्यू निकल के आ रही है।
80 kg पर टन। हॉलिंग का मतलब होता है मूविंग, मूवमेंट को हॉलिंग बोला जाता है। So data is given to you, check the data, calculate the value of rolling resistance. rolling resistance निकाल के बताइए कितनी आ रही है। 19,500। बेटा रोलिंग रेजिस्टेंस कैसे रिपोर्ट करते हैं अभी बताया पीछे, जो चीजें बताई हैं अप्लाई तो करो। हाउ डू यू रिपोर्ट द रोलिंग रेजिस्टेंस? इट्स द केजी ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल 1 टन ऑफ द व्हीकल, इसको बोला जाता है रोलिंग रेजिस्टेंस। 19,500 कहां से निकल के आ गया? आ रहा है किसी का रिजल्ट? 80 kg पर टन, सबका आ रहा है 80 kg पर टन। चलिए सॉल्व करो कैसे निकल के आ रही है। सो सॉल्यूशन, तो वेट ऑफ व्हीकल, तो व्हीकल का वेट कितना था हमारा? व्हीकल का वेट था 15,000 किलो। तो 15,000 किलो कन्वर्टेड इनटू टन, तो पहले तो टन्स में कन्वर्ट किया, तो वेट ऑफ द व्हीकल इज 15 टन। तो व्हीकल का वेट निकल के आ गया 15 टन। चलिए टोटल रेजिस्टेंस क्या होती है? वी नो टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट? अपर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डाउन डायरेक्शन में मूव कर रहा है? अपर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, डाउन डायरेक्शन में मूव कर रहा है? is moving in upward direction or downhill direction. So total resistance is equal to rolling resistance plus grade resistance. Total resistance कितनी दे रखी है? What the total resistance given to you? जो केबल है उसके अंदर आपको टेंशन दे रखी है, जो केबल पुल कर रही है व्हीकल को उसके अंदर आपको टेंशन दे रखी है, that is being given to you. तो टोटल रेजिस्टेंस कितना बता रखा है? 1200 किलो। तो टोटल रेजिस्टेंस इज बीइंग गिवन टू यू। सो टोटल रेजिस्टेंस बता रखा है 1200 kg। ग्रेड रेजिस्टेंस कितना होता है? ग्रेड रेजिस्टेंस इज 10 kg पर टन पर 1% ऑफ द स्लोप, पर 1% ऑफ द स्लोप। हमारा टोटल कितना हुआ ग्रेड रेजिस्टेंस? हमारे व्हीकल का वेट कितना है? 15 टन। कितने परसेंट की स्लोप है? 4% की स्लोप है, तो इनटू 4 कितनी निकल के आ रही है ग्रेड रेजिस्टेंस? व्हाट द ग्रेड रेजिस्टेंस कमिंग आउट? 600 kg पर टन। 600 kg पर टन कहां से निकल के आ जाएगा? बेटा 600 kg है टोटल, 600 kg पर टन थोड़ी है, टोटल निकाला आपने 15 टन के लिए, इसकी यूनिट 600 किलो होगी बस। तो ग्रेड रेजिस्टेंस 600 किलो है, 10 kg पर टन पर परसेंट ऑफ द स्लोप था। आपने टोटल वेट और टोटल स्लोप के लिए वैल्यू निकाल ली है। इसका मतलब यहाँ से हम निकाल सकते हैं, वैल्यू पुट कर दो ऊपर। सो 1200 इज इक्वल टू रोलिंग रेजिस्टेंस प्लस ग्रेड रेजिस्टेंस। तो रोलिंग रेजिस्टेंस कितनी निकल के आ रही है? रोलिंग रेजिस्टेंस इज हाउ मच? 1200 माइनस 600 कमिंग आउट टू बी 600 kg पर कितने टन व्हीकल के लिए? 15 टन व्हीकल के लिए। हम कैसे रिपोर्ट करते हैं? हम रिपोर्ट करते हैं पर टन ऑफ द व्हीकल। So we'll say rolling resistance will be equal to 600 divided by 15 coming out to be how much? 600 divided by 15 coming out to be how much? कितनी वैल्यू निकल के? 40 kg पर टन। तो रोलिंग रेजिस्टेंस है 40 किलो पर टन। इसका मतलब आपको 40 किलो का फोर्स लगाना पड़ेगा इस व्हीकल को मूव कराने के लिए हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर। क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इस पर कुछ? एनी पॉइंट टू बी एफर्ट ऑन दिस फॉर एनीवन? तो जो दो पैरामीटर बताए हैं आपको, उस पैरामीटर को समझाने के लिए सफिशिएंट नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स से ऑल्सो बीन डिस्कस। तो 2-3 न्यूमेरिकल करा दिए इसके ऊपर आपको। कोई सा पॉइंट रिपीट करना उसमें से? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, कंटिन्यू फॉरवर्ड। नेक्स्ट ऑफ द पैरामीटर, so next of the parameter is termed as, so next of the parameter is termed as coefficient of traction. So next of the parameter is termed as coefficient of traction. Traction means what? Traction का मतलब क्या होता है? Traction means friction only, तो coefficient of friction है, तो coefficient of friction। तो ये आप जनरल
एनालिसिस यूज करते हो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की। लेट सपोज हमारा कोई ब्लॉक है, सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, इट इज प्रेजेंट ओवर दी सरफेस, इसको रखा हुआ है हमने सरफेस के ऊपर, सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, नॉर्मल डायरेक्शन में रिएक्शन आई तो इसका वेट है, नॉर्मल रिएक्शन डेवलप हुई, दिस इज द फ्रिक्शन एक्टिंग। इसको पुल करने के लिए हमें किसको ओवरकम करना पड़ेगा, इसको पुल करने के लिए हमें किसे ओवरकम करना पड़ेगा, फ्रिक्शन को। और ये फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होती है, म्यू इंटू 1, जिसमें ये म्यू क्या है, जिसमें ये म्यू क्या है, वेयर दिस म्यू मीन्स व्हाट, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन। बस फर्क ये है, अब हमारे इस ऑब्जेक्ट की जगह कौन है, व्हीकल है या कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है। इंस्टेड ऑफ दिस ऑब्जेक्ट विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट, व्हीकल और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट। तो ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन क्या हुआ, ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन या कोएफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन एक पैरामीटर हुआ जिसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं n के साथ, n क्या है ये, जिसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं n के साथ, n क्या है हमारा वेट, n क्या है हमारी वेट, जो किसके ऊपर लग रही है, व्हीकल के ऊपर लग रही है। ये हमें क्या वैल्यू दे देगा, ये हमारी टोटल वेट नहीं है अमरजीत, इट इज नॉट टोटल वेट। अभी आगे डिस्कस करूंगा इस पॉइंट को, मैंने वेट बोला है, टोटल वेट नहीं है, और यहीं पे डिफरेंस आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने वेट के साथ, इसको मल्टीप्लाई कर दिया वेट के साथ, क्या दे देगा ये आपको, फ्रिक्शन दे देगा। और ये फ्रिक्शन किसके बराबर है हमारा, ये फ्रिक्शन हमारा पुल के बराबर है जो आपको लगाना पड़ेगा इस व्हीकल को मूव कराने के लिए। इसका मतलब आप कोएफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन को क्या डिफाइन कर सकते हो, मैं बोल सकता हूँ ये एक पैरामीटर है जिसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं वेट के साथ, इट विल गिव मी व्हाट, इट विल गिव मी द पुल व्हिच इज रिक्वायर्ड टू मूव द व्हीकल। इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन। दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन और फ्रिक्शन। तो ट्रैक्शन बोल दो, फ्रिक्शन बोल दो, शेयर बोल दो, सबका मतलब एक ही है, इट मींस वन एंड द सेम थिंग, इसका मतलब एक ही निकल के आता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन क्या होती है, वी कैन से इट मे बी डिफाइंड, it may be defined as the factor, it may be defined as the factor by which, it may be defined as a factor by which total load on driving wheel, total load on driving wheel or tire, driving wheel or tire, driving wheel or tire should be multiplied, should be multiplied in order to determine the, in order to determine the maximum possible tractive force, maximum possible tractive force, maximum possible tractive force between the tire, between the tire and, between the tire and surface, tire and surface just before slipping occurs, so just before slipping will occur। तो उसको टेक्निकली मेंशन कर दिया। कोएफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन का मतलब क्या है, अब जो ध्यान रखना है आपको, वो ध्यान रखना है कि ये जो n है हमारे केस में, या जो w है हमारे केस में, इट्स द वेट और फोर्स एक्टिंग ऑन द ड्राइविंग व्हील। तो इस चीज का ध्यान रखना है, ये टोटल वेट नहीं है, इट इज नॉट द टोटल वेट अंडर कंसिडरेशन। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे। तो आपको वो वेट कंसिडर करना है या वो लोड कंसिडर करना है जो ड्राइविंग व्हील के ऊपर, सो इट इज नॉट द टोटल वेट टू बी कंसिडर्ड, ये व्हीकल का टोटल वेट नहीं है। तो यहाँ पे चेंज निकल के आया, क्या उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा व्हीकल को मूव करने के लिए या उससे ज्यादा लगाना पड़ेगा। जब डिजाइनिंग करते हैं क्रिटिकल के लिए करते हैं, प्रैक्टिकल बात करोगे उससे थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। जब डिजाइनिंग करते हैं क्रिटिकल कंडीशन के लिए करते हैं तो कैलकुलेशन क्रिटिकल के लिए करेंगे, और प्रैक्टिकली बात करोगे आपको उसको थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तभी व्हीकल मूव करेगा। अगर उतना ही लगाया तो वो बस क्रिटिकल स्टेट में होगा। क्रिटिकल स्टेट का मतलब होगा इट इज ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग, बट इट विल नॉट मूव, वो मूव नहीं करेगा। उससे बस आप इनफाइनाइटली स्मॉल फोर्स ज्यादा लगा दोगे, व्हीकल मूव कर जाएगा। तो हम जब कैलकुलेशन करेंगे हम बस क्रिटिकल कंडीशन की कैलकुलेशन करते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन है, बेटा जो पढ़ा रहा हूँ पहले वो तो पढ़ लो। मतलब इतनी क्या चुल मची रहती है, मेरे को ये समझ में नहीं आती। मतलब
पहली क्लास है, पहली क्लास में भी 2 टॉपिक बताए हैं, एक इक्विपमेंट स्टार्ट नहीं किया है। सर कंक्रीटिंग इक्विपमेंट भी पढ़ाओगे क्या आप यहाँ पे? नहीं पढ़ाऊंगा कंक्रीटिंग इक्विपमेंट, खुद पढ़ लेना जाके। क्लियर है? क्योंकि अब बोल दिया, अब जो चीज बोल दोगे वो नहीं पढ़ाऊंगा। वैसे तो पढ़ाता, अब जो चीज पूछोगे अब उसका मैं ध्यान रखूंगा कि वो नहीं पढ़ाऊं। अब से ये चीज स्टार्ट कर रहा हूं मैं कि जो चीज पूछोगे उसको नहीं पढ़ाऊंगा, उसको छोड़ के बाकी सब पढ़ा दूंगा। तो कंक्रीटिंग इक्विपमेंट नहीं पढ़ाऊंगा। सो कोफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन का मतलब क्या था? कोफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन का मतलब ये था कि ये एक फैक्टर है जिसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं बाय द वेट विच इज एक्टिंग ऑन द ड्राइविंग व्हील ऑफ द व्हीकल। अब ड्राइविंग व्हील कौन सी होती है, या ड्राइविंग टायर कौन सा होता है? ड्राइविंग व्हील और ड्राइविंग टायर हमारे केस में रियर व्हील लेके चलेंगे। तो ध्यान रखना, ये सवाल में लिख के देगा आपको, सवाल में लिख के देगा कि हमारा व्हीकल क्या, जो टोटल वेट है 40% डिवाइडेड है फ्रंट व्हीकल के अंदर या फ्रंट टायर के अंदर, 60% डिवाइडेड है रेयर टायर या रेयर व्हील के अंदर। तो जितना वेट डिवाइडेड होगा रेयर व्हील या रेयर टायर के अंदर, उसको आप कंसीडर करोगे कोफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन निकालने के लिए। दैट विल बी यूज्ड बाय अस फॉर कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन। तो म्यू को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं उस वेट के साथ जो ड्राइविंग व्हील के ऊपर लग रहा है, जिसको हम बाय डिफॉल्ट रेयर व्हील ही लेके चलेंगे अनटिल अनलेस इट इज मेंशन इन द प्रॉब्लम, जब तक वो सवाल में लिख के नहीं दे देगा आपको, ये आपको ट्रैक्टिव फोर्स दे देगा व्हीकल को जस्ट मूव कराने के लिए, विच इज रिक्वायर्ड जस्ट फॉर द मूवमेंट ऑफ द व्हीकल। समझाने के लिए ऊपर आपको एक एग्जांपल दिया है, और अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू वन एग्जांपल इज बीइंग गिवन। तो ध्यान रखना है, ग्रेड रेजिस्टेंस, रोलिंग रेजिस्टेंस निकालने के लिए व्हीकल का कौन सा वेट लेना है, व्हीकल का टोटल वेट लेना है। पर जब कोफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन की बात करोगे तब कौन सा वेट कंसीडर करना है? When coefficient of traction or coefficient of friction is to be referred, then which weight is to be considered? उस समय पे कौन से वेट की बात करनी है? वो वेट जो किसके ऊपर लग रहा है? ड्राइविंग व्हील के ऊपर लग रहा है। ड्राइविंग व्हील जब तक गिवन नहीं है, बाय डिफॉल्ट कौन सी होगी? रेयर व्हील होगी। इसको समझने के लिए एग्जांपल ले लो, फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू टेक एन एग्जांपल। लेट अस सपोज दिस इज द केस व्हिच इज गिवन टू यू। ये एग्जांपल दे रखी है आपको। सो प्रॉब्लम अगर मेंशन करनी है, लेट अस सपोज a four-wheeler tractor weighing, so four-wheeler tractor weighing 18,000 kg has weight distributed between front and rear wheels as 40% and 60% respectively, 40% and 60% respectively। तो टोटल वेट बता दिया, डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया। जरा इसमें बताना कोफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन निकालना है मुझे कोफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन निकालना है। तो कोफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन निकालना है, इसके लिए मुझे फोर्स देना पड़ेगा, तो फोर्स भी दे देता हूँ। इट इज ऑपरेटिंग on a level haul. It is operating on a level haul with pull of 1200 kg. Find coefficient of traction. तो कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन। तो जो बात बताइए उसको समझाने के लिए मैंने आर्बिट्री आपको न्यूमेरिकल बना के दे दिया। तो फोर व्हील ट्रैक्टर है, जिसके बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। ये हमारा कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है। टोटल वेट बता रखा है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बता रखी है फ्रंट और रेयर व्हील के अंदर 40% और 60%। मुझे कैलकुलेट करना है कोफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन को। इसको पुल करने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है? 1200 किलो का फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो सवाल बोल रहा है कोफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन बता दो कितनी होगी। व्हाट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? ये स्टैंडर्ड नोटेशन नहीं है म्यू, मैंने म्यू लिख दिया है। कई जगह म्यू लिखा होता है, कई जगह थीटा लिखा होता है। So it is one and the same thing. So what is the value of coefficient of friction or coefficient of traction coming out? 0.111, 1.11. चलिए, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन क्या होती है? ये वो फैक्टर है जिसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं किसके साथ? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और कोफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन ये वो फैक्टर है जिसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं किसके साथ? वेट एक्टिंग ऑन ड्राइविंग व्हील।
हमारा ड्राइविंग व्हील कौन सा है यहाँ पे? रेयर व्हील है, और रेयर व्हील के ऊपर कितना वेट लग रहा है? 60%। तो उसको मल्टीप्लाई किया 60% ऑफ वॉट? 1800 kg, 18,000 kg। ये मुझे क्या निकाल के दे देगा? ये मुझे ट्रैक्टिव फोर्स निकाल के दे देगा जो व्हीकल को मूव कराने के लिए चाहिए। कितना फोर्स चाहिए व्हीकल को मूव कराने के लिए? 1200 किलो चाहिए। निकाल लो म्यू की वैल्यू कितनी निकल के आ रही। सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ म्यू। तो 1200 डिवाइड बाय 0.6 इंटू 18,000, सो 0.11। तो ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकल के आ गया। दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अंडर कंसिडरेशन। सो 1/9 जो भी आ रही है वैल्यू, वॉट एवर इज द वैल्यू कमिंग। क्लियर है? कोई सा पॉइंट रिपीट करना उस पर थे? एनी ऑफ द पॉइंट टू रेफर फ्रॉम दिस? So today we have talked about types of equipment which are available. If four wheels are, चारों के चारों व्हील ड्राइविंग हुए तो सारा टोटल लोड ले लोगे। तो अगर चारों के चारों व्हील ड्राइविंग व्हील हुए तो टोटल लोड ले लोगे। 0.6 क्यों लिया? 0.6 क्यों लिया? जो टोटल वेट है उसका 60% ही किसके ऊपर है? रेयर व्हील के ऊपर है। जो टोटल वेट है उसका 60% ही रेयर व्हील के ऊपर लग रहा है। ये वेट डिस्ट्रीब्यूटेड दे रखी है आपको फ्रंट और रेयर व्हील के ऊपर। रेयर में दोनों व्हील्स के ऊपर लोड कंसीडर करेंगे। हाँ, रेयर के दोनों व्हील के ऊपर लोड कंसीडर किया। टन में बात नहीं होगी इसमें बेटा। कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन है, इसकी यूनिट क्या होती है? कोफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन है, इसकी यूनिट क्या होती है? तो कौन से टन में बात करनी है यहाँ पे? किस चीज की टन में बात करोगे यहाँ पे? ये तो डायमेंशनलेस पैरामीटर है। इट इज डायमेंशनलेस पैरामीटर। तो कन्वर्ट कर दो उसको। लो, वेट को टन में कन्वर्ट करो, यहाँ पर भी टन में कन्वर्ट करो, देखो फिर क्या रिजल्ट आ रहा है। अगेन यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो इसकी कोई यूनिट ही नहीं है। इट इज हैविंग नो यूनिट। तो जिस मर्जी यूनिट के टर्म में बात करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट हार्डली मैटर्स। क्लियर है? चलिए बाकी कल कंटिन्यू करते हैं। रेस्ट विल कंटिन्यू टुमारो।